हेलो एवरीवन। सीएमए इंटरमीडिएट के इंडस्ट्रियल लॉज में पहला चैप्टर जो आता है दैट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो अभी मैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिवाइज कराने जा रहा हूँ तुम लोग को, और मैं इतने दावे से बोल रहा हूँ कि तुम ये रिवीजन देख लोगे ना मेरा फैक्ट्रीज एक्ट का, उससे अच्छा खासा तुमको याद हो जाएगा और एग्जाम में तुम लिख पाओगे। ठीक है, एकदम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट को। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीड कॉपी नोट्स। तो फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे कुछ नोट्स बनाए हैं कॉपी में क्लास में पढ़ाते वक्त, जो बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में। लेट्स स्टार्ट फैक्ट्रीज एक्ट। सबसे पहले ये फर्स्ट क्लास फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट का मेन मकसद क्या है? ये 1948 का एक्ट है। फैक्ट्री मतलब आप ऑफिस मत सोचो, फैक्ट्री मतलब कारखाना, मिल, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं। वहाँ पर वर्कर्स की हेल्थ का, सेफ्टी का, हाइजीन का ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं, तो ये उसके ऊपर है। इट इज़ अबाउट द वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, लीव, छुट्टी, टाइमिंग्स, उन सब के बारे में है ये। Factories Act regulates the working conditions in a factory to ensure safety in the factory, health and welfare of the workers. फैक्ट्रीज एक्ट हर फैक्ट्री पे लगता है, इवन जो फैक्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओन्ड है उस पर भी एक्ट अप्लाई करता है। व्हाट इज फैक्ट्री? A factory is a premise where manufacturing process is carried out. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ना बहुत वाइड डेफिनेशन है। गैराज वगैरह को भी ये लोग फैक्ट्री मान रहे हैं, जहाँ पे खाली ऑयलिंग का, रिपेयरिंग का, क्लीनिंग का काम होता है, वो तो वही फैक्ट्री है। तो प्रेमाइसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट, इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर, बिजली की सहायता से हो रहा है, तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वर्कर्स चाहिए, और अगर विदाउट पावर है तब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 वर्कर्स चाहिए। तो ये 10-20 वाली बात ना एमसीक्यू में आ सकती है। चार ऐसे जगह हैं जिनको हम फैक्ट्री नहीं मानेंगे, याद करने के लिए बोलेंगे हम लोग मार, MARR, माइन, कोल माइंस वगैरह के ऊपर उनका अलग लॉ होता है पूरा, उन पे ये फैक्ट्रीज एक्ट। तो आप खुद बताओ हेल्थ एंड सेफ्टी का ज़्यादा इशू कहाँ पे होगा, एक नॉर्मल कारखाना में कि खदान में, माइंस में? माइंस में तो उनका अपना अलग एक्ट है, उस पर ये अप्लाई नहीं होता। ए से आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री पे अप्लाई नहीं होता। रेलवे रनिंग शेड का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो रेलवे के प्लेटफॉर्म नहीं होते जहाँ हम लोग जाते हैं रेल से यात्रा करते हैं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म। और चौथा रेस्टोरेंट्स, तो इनमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनके अलग अलग एक्ट होते हैं अपने रेस्पेक्टिवली। मेनली इस पूरे चैप्टर का मकसद है उन फैक्ट्रीज पे ज़्यादा कंट्रोल करना जहाँ पर कुछ डेंजरस एक्टिविटी हो रहा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हैजार्डस प्रोसेस। ये वर्ड बार बार आएगा। हैजार्डस प्रोसेस का मतलब है डेंजरस प्रोसेस, जिससे किसी वर्कर को चोट लग सकती है, नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, सो स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन इन दोज फैक्ट्रीज वेयर हैजार्डस प्रोसेस आर कैरिड आउट। कोई भी प्रोसेस को हैजार्डस तब माना जाता है जब या तो वो वर्कर की ज़िंदगी के लिए खतरा है या फिर उससे पॉल्यूशन हो रहा हो। तो हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है सर? वो विच कैन कॉज डेंजर टू द वर्कर्स हेल्थ और पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। अब हैजार्डस प्रोसेस कौन कौन से फैक्ट्री में होता है उसका एक लिस्ट है जो फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल का नाम केवल सिलेबस में है, डिटेल नहीं है, पर मैं तुम्हारे बस एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ जिससे क्लैरिटी रहेगा तुमको। ठीक है, ये रहा फर्स्ट शेड्यूल, जहाँ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज, अदर मेटल फैक्ट्रीज, फाउंड्रीज, कोल, पावर जनरेटिंग, बिजली का उत्पादन होता है, पल्प एंड पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इत्यादि। ये सब वो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर हैजार्डस प्रोसेस कैरिड आउट होता है। ओके, नेक्स्ट एक सवाल उठता है, क्या फैक्ट्री के अंदर यंग पर्सन काम कर सकता है? क्या? हाँ, इन्होंने यंग पर्सन का डेफिनेशन दिया है, चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट। चाइल्ड वो होता है जो 14 साल के नीचे होता है, देख लो 0 to 14 ईयर्स। एडोलेसेंट वो जो 15 से 14 प्लस है, 18 तक है, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। तो इन लोगों को ना सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए फ्रॉम अ सर्जन, तब जाके ये लोग काम कर पाएंगे। मैं एक बात बोल देता हूँ, तुमने से कई जन ऐसा सोचते होगे कि सर चाइल्ड लेबर वो तो अलाउड नहीं है। गलत। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में चाइल्ड केवल स्पेसिफाइड इंडस्ट्री और स्पेसिफाइड प्रोसेसेस में काम नहीं कर सकता, बाकी सब जगह चाइल्ड काम कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ लो, क्लैरिटी रखो। तो चाइल्ड और एडोलेसेंट को मिला के बोलते हैं यंग पर्सन, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन वर्क इन एनी फैक्ट्री। ये लोग नॉर्मली किसी फैक्ट्री में काम नहीं करने चाहिए, पर कुछ कुछ जो लिस्ट के बाहर है उनमें कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक बालक चाय की दुकान पे काम कर सकता है? हाँ, वो सब चलता है। वो चलता मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो केवल स्पेसिफाइड फैक्ट्रीज में नहीं कर सकते। नंबर 2, जो चाइल्ड 14 साल कंप्लीट कर चुका है, मतलब एडोलेसेंट हो गया है, वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, पर उसको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, स्पेशल इन्होंने विमेन और यंग पर्सन, मतलब बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा
हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर बोल रखे हैं कि इतने बजे से इतने बजे काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगे, जैसे विमेन के लिए 6 AM to 7 PM है, ठीक है, इनका वर्किंग आवर्स बहुत टाइटली रेगुलेटेड है। अब स्टेट गवर्नमेंट, मेनली फैक्ट्रीज एक्ट को एनफोर्स करने का काम कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन। इंस्पेक्टर वो होते हैं जो 3 काम करते हैं मेनली। ये लोग किसी भी फैक्ट्री में प्रवेश कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, अगर वहाँ कोई हादसा एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और जो सब्सटेंसेस है उसको भी सीज कर सकते हैं इंस्पेक्टर। सेकंड कौन है? सर्टिफाइंग सर्जन। ये लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। बेसिकली जो भी यंग पर्सन एडोलेसेंट आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो ये लोग चेक करके उसको देते हैं, ठीक है। ये लोग हैजार्डस प्रोसेस जिन जिन फैक्ट्रीज में होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की मेडिकल जाँच करते हैं, और जितने भी हैजार्डस प्रोसेस है वो इन्हीं के मेडिकल सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। ये 7 नंबर कौन है? चीफ सर्टिफिकेट। बेसिकली लेबॉरेटरी टेस्टिंग, जैसे किसी फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे ना गंदा, डेंजरस, टॉक्सिक, पॉइजनस वेस्ट निकल रहा है। वेस्ट 3 तरह का होता है। एक जिसको आप बोलते हो वेस्ट, विच मीन्स सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एक होता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। और एक होता है एफ्लूविया, मतलब गैसियस वेस्ट, मतलब एकदम दुर्गंध वाला जगह। तो ये सारे चीज़ों का आपके फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उससे जो टॉक्सिक वेस्ट रिलीज हो रहा है उसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो जो लेबॉरेटरी टेस्टिंग होती है ना, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन या जो भी लेबॉरेटरी टेस्टिंग करते हैं, दे नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर। तो चीफ इंस्पेक्टर जिन जिन सर्टिफाइड लेबॉरेटरी या लैब टेक्नीशियन लोग को सर्टिफिकेट देता है, केवल वही वो वेस्ट जांच कर सकते हैं। इनका काम क्या है लेबॉरेटरी का? कंडक्ट टेस्ट, फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करना, गुड्स, आर्टिकल, वेस्ट, एफ्लुएंट, एफ्लूविया का इंस्पेक्शन करना कि इससे कितना हार्म या डेंजर हो सकता है वर्कर्स को काम करने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है? सर वही बताया ना, फर्स्ट शेड्यूल में जो इंडस्ट्रीज है वही जिससे या तो जान का खतरा है वर्कर को या फिर पॉल्यूशन हो रहा है। हैजार्डस प्रोसेस बनाने वाली फैक्ट्री को क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कोई भी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स का एग्जाम में, डिस्कस कर देता हूँ। What special precautions are required for hazardous processes? First, जब भी ये लोग कोई नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो उसका एक प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, 2, 3, ध्यान से। तो आप जहाँ पर भी अपना नया फैक्ट्री डालोगे जिसमें हैजार्डस प्रोसेस होगा कुछ, उसके लिए आप पहले स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक कमिटी होती है जिसका नाम है साइट अप्रेजल कमेटी। साइट मतलब वो जगह जहाँ पे आपने फैक्ट्री डाली है। तो साइट अप्रेजल कमेटी जो है ना, वो आके आपके नए फैक्ट्री साइट का जांच करेगा, आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा और फिर अपने रिकमेंडेशन और रिपोर्ट बना के 90 दिन के अंदर किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। उसको स्टडी करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी कि आपको फैक्ट्री का लाइसेंस देगी कि नहीं। थर्ड स्टेप, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया तो आपको अलग से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, जो भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होता है, मतलब जो मालिक है जिसके कंट्रोल में फैक्ट्री है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि फैक्ट्री के बाहर वो डिस्क्लोजर कर दे सारी चीज़ें। क्या क्या डिस्क्लोज कर दे? नंबर 1, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्क्लोज कर दे। नंबर 2, हमारे हैजार्डस प्रोसेसेस से क्या क्या हेल्थ हैजार्ड हो सकता है वर्कर लोग को, और उसको मिटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो ये एकदम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते आप। आपको बताना पड़ेगा कि आपके फैक्ट्री के हैजार्डस प्रोसेस से वर्कर्स को कौन सी तरह का जान का खतरा हो सकता है और उसको ओवरकम कैसे करना है। नंबर 3, एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। बहुत पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड पॉइजनस गैस रिलीज हो गई थी और उस इलाके के मतलब नॉर्मल नागरिक लोग सब मर गए थे। तो देयर शुड बी अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वर्कर्स को बचाने के लिए और उस फैक्ट्री के आसपास जो जनरल पब्लिक रहती है उनको बचाने के लिए एक डिजास्टर प्लान होना जरूरी है, ठीक है। और साथ साथ हैजार्डस सब्सटेंस, ऑब्वियसली हैजार्डस प्रोसेस में डेंजरस सब्सटेंस यूज होगा तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। थर्ड, इट इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, नंबर 1, मेंटेन proper health record of all the workers, and number 2, appoint qualified persons for handling the hazardous substances. फोर्थ, एक सेफ्टी कमेटी बनाओ जिसमें आधे लोग मैनेजमेंट के रहेंगे, आधे लोग वर्कर्स के रहेंगे। ये पीरियोडिकली आपके फैक्ट्री में जो सेफ्टी मेजर्स है उसको रिव्यू करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो दिस वाज अबाउट सेफ्टी, स्पेशल प्रिकॉशंस।
अब वर्किंग आवर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वर्किंग आवर्स क्या होगा? ये वर्कर्स के एक जनरल लाइफ के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर है। वीकली कोई भी वर्कर 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। नंबर 2, उन लोग को ना हर हफ्ते एक छुट्टी मिलनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी वर्कर 10 दिन से ऊपर लगातार एक शॉट काम नहीं कर सकता। फॉर एवरी 10 डेज एक दिन तो छुट्टी आना ही चाहिए बीच में, ठीक है। तो इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, ये देखो ज़रा, मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। मंडे को बीच में रखो। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक? मंडे। मंडे के बाद 3, मंडे के पहले 3, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अगर एक वर्कर को फ्राइडे सैटरडे या संडे में से कोई भी एक दिन भी छुट्टी नहीं मिला है तो फिर मंडे को वो काम नहीं करेगा। या फिर अगर मान लो पहले 3 दिन छुट्टी नहीं मिला तो बाद वाले 3 दिन में मिल जाए तो वो भी चलेगा, तो वो मंडे को काम करेगा। तो अगर किसी वर्कर को मंडे के ना पहले 3, मंडे के ना बाद 3, किसी भी दिन में एक दिन छुट्टी नहीं मिला है तो फिर मंडे को काम नहीं करेगा, मंडे उसका छुट्टी बन जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखो नॉर्मल ऑफिसेज में पूरी दुनिया में नियम होता है कि संडे छुट्टी का दिन है, मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे है। लेकिन फैक्ट्री वगैरह वैसे नहीं चलता, फैक्ट्री के कंडीशंस अलग होते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि संडे को काम हो रहा हो और किसी वीक में कोई और दिन छुट्टी हो। तो इसीलिए नियम इस तरह से है कि मंडे के पहले 3 दिन में से कोई एक दिन छुट्टी का फिक्स रहना चाहिए, जो जैसे मान लो हर सैटरडे छुट्टी होगी, या मंडे के बाद जो 3 दिन है ट्यूसडे वेडनेसडे उसमें से कोई एक दिन छुट्टी होना चाहिए। अगर पहले 3 या बाद में 3 किसी में भी छुट्टी नहीं है तो फिर मंडे को छुट्टी मान ली जाएगी। ओके और इस पूरे चीज का सिंपल मैथ्स निकल के आ रहा है ब्लैक लाइन में। सिंपली स्पीकिंग, नो वर्कर कैन वर्क इन अ स्ट्रेच फॉर मोर देन 10 डेज विदाउट अ हॉलीडे। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन अंडर स्पेशल कंडीशंस। मान लो कि फैक्ट्री को कोई बड़ा ऑर्डर आया है, उसके लिए बहुत काम करना है, तो वो कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको इंस्पेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा छुट्टी कैंसिल करने के लिए। पर उसमें भी 2 नियम है, भले ही कितना ही बड़ा ऑर्डर हो, 10 दिन से ऊपर एक दिन तो छुट्टी मिलना ही चाहिए। मोर देन 10 डेज लगातार काम आप नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी एक छुट्टी मिस हुई है या 2 छुट्टी मिस हुई है उसको उसी महीने या अगले महीने एडजस्ट करके एक्स्ट्रा छुट्टी देना पड़ेगा, ठीक है। ही शी विल बी ग्रांटेड कंपेंसेटरी हॉलीडे इन द सेम मंथ और द नेक्स्ट 2 मंथ्स। डेली वर्किंग आवर्स, ऐसे तो हफ्ते का 48 आवर्स होता है और डेली एक दिन का 9 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। हर 5 घंटे पे कम से कम आधे घंटे का रेस्ट होना चाहिए। वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग द रेस्ट आवर्स मिला के 10.5 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। शिफ्ट, अगर कोई वर्कर है जो 12 बजे रात के बाद उसका शिफ्ट खत्म हो रहा है तब उसकी छुट्टी 24 घंटे के हिसाब से काउंट होगी। जैसे एक वर्कर है जिसकी छुट्टी रात को 3 बजे होती है तो उसके लिए जो छुट्टी का एक दिन होता है वो रात के 3 से लेके अगले रात के 3 तक जाएगा, 24 आवर्स का छुट्टी। वरना तो सोचो अगर किसी का नाइट शिफ्ट है तो संडे सुबह आके चला गया फिर वो काम पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रेस्ट एक दिन छुट्टी का मतलब है 24 आवर्स। तो किसी का 12 o'clock मिडनाइट के बाद है तो फिर उसको वैसे पूरा 24 आवर्स का छुट्टी मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट जो होती है 3 होती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। ओवरलैपिंग शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला शिफ्ट है 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6, इस तरह से। ओवर टाइम का पेमेंट डबल नॉर्मल रेट पे होगा। नॉर्मल आपकी जो भी वेजेस होती है, बेसिक प्लस डियरनेस प्लस अदर अलाउंस प्लस फूड कंसेशन, उसका 2 टाइम्स मिलेगा ओवर टाइम रेट। डबल एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है कि कोई वर्कर है जो बोल रहा है कि नहीं मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं 2 शिफ्ट काम करूँगा, ये अलाउड नहीं है। वह एम्प्लॉय चाहता है तो भी नहीं है। कंपनी शुड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ वर्कर्स। विमेन वर्कर्स का टाइम 6 AM to 7 PM के बीच में रहना चाहिए। अगर किसी भी सूरत में विमेन वर्कर का टाइम 10 PM के बाद जा रहा है, रात को 10 बजे के बाद है, तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। यंग पर्सन में कौन आता है? चाइल्ड, जो 14 साल के नीचे, जो नॉर्मली फैक्ट्रीज में मना है, केवल कुछ फैक्ट्रीज में काम कर सकता है। और जो 14 से 18 के बीच में एडोलेसेंट है, वो उसको अगर काम करना है तो उसको सर्जन से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ेगा। अब ये 14 से 18 वाले जो बच्चे हैं ना, इनका 2 विभाजन है, 14 से 15, 15 से 18। 14 से 15 वाली उम्र को बोलते हैं चाइल्ड एडोलेसेंट और उस तरफ 15 से 18 वाले को बोलते हैं एडोलेसेंट। ये 14 से 15 साल वाली उम्र को चाइल्ड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट चाइल्ड वाला मिलेगा, जिसमें वो एक दिन में केवल 4.5 घंटे काम कर सकता है। और जो 15 से 18 वाले बच्चे हैं ना, बालक, उनको मिलेगा एडल्ट वाला सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वो एक दिन में 9 घंटे तक काम कर सकते हैं। यंग पर्सन को लेके बहुत सारे नियम हैं जो एक साथ अभी हमारे सामने आएंगे, कुछ मैं बात कर चुका हूँ। 14 के नीचे का बच्चा फैक्ट्री में नॉर्मली काम नहीं कर सकता, जहाँ हैजार्डस प्रोसेस वहाँ तो कतई नहीं कर सकता। इसके अलावा स्पेसिफाइड फैक्ट्रीज में कर सकता है, जो कि यहाँ तो मना है पर होता है, और वो चाइल्ड लेबर एक्ट में लिखा है।
एंड नंबर 2 जो अडोलेसेंट होते हैं 14 से 18 वाले, ठीक है, उनको सर्जन से सर्टिफिकेट चाहिए और फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा, आईडी कार्ड, वो हमेशा अपने पास रखेंगे, कैरी ऑल टाइम्स। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मैं डिस्कस कर चुका। ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये 12 महीने के लिए मिलता है। अगर जो सर्जन है उसको लगता है कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकता है, रिवोक कर सकता है, वो सर्टिफिकेट देने से मना भी कर सकता है, कंडीशनल सर्टिफिकेट दे सकता है, मतलब सर्टिफिकेट गिवन टू कि आप ये काम करना, ये काम नहीं करना, ठीक है। सर्जन की जो भी फीस होगी वो फैक्ट्री वाले देंगे। वर्किंग आवर्स 14 से 15 वाला जो बच्चा है ना, उसका वर्किंग आवर्स एक दिन में 4.5 घंटे का ही होगा, एक शिफ्ट 5 घंटे की होगी। उसको ऑप्शन है कि वो इन दोनों में से कोई एक शिफ्ट ले ले, या तो सवेरे 7 AM to 12 noon या 12 noon to 5 PM, मतलब रात्रि का शिफ्ट नहीं। अगर फीमेल चाइल्ड है ना, 14 से 15 के बीच वाली बच्ची है फीमेल चाइल्ड, तो उसका वर्किंग आवर्स 8 to 7 के बीच में ही हो सकता है, सिर्फ 8 AM to 7 PM, ठीक है। 15 से 18 वालों का तो 9 घंटा एक दिन का होता है, उनके ऊपर एडल्ट वाले वर्किंग आवर्स अप्लाई होते हैं। रजिस्टर, कंपनी अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करेगा, जो 14 से 15 वालों का अलग रजिस्टर, 15 से 18 वालों का अलग, और 18 के ऊपर का अलग रजिस्टर। ये था सर पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्रीज एक्ट, एक बार मैं आपको बता दिया। अब यहाँ से डिस्कस करूँगा बहुत कुछ, मतलब आप समझ लो 60% तो वहीं पे डिस्कस हो गया। अब यहाँ से मैं बैलेंस 40 डिस्कस करने जा रहा हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत कुछ हम लोगों ने कॉपी से रिवाइज किया, अब बुक से एक एक करके मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन है जो बताया था, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सबसे पहला डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट पर्सन का, उसका मतलब वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन या लेबोरेटरी जो फैक्ट्री में गुड्स की, फैक्ट्री से जो सॉलिड लिक्विड गैसेस वेस्ट है उनका इंस्पेक्शन करने वाली जो लेबोरेटरी है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। तो चीफ इंस्पेक्टर इन लोग को लाइसेंस देता है। हैजार्डस प्रोसेस वो होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, जिससे वर्कर्स की जान को या पॉल्यूशन हो सकता है। वेस्ट के 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड वेस्ट मतलब सिर्फ वेस्ट, एफ्लुएंट मतलब लिक्विड वेस्ट या सीवेज, और गैसियस वेस्ट जो दुर्गंध वाली स्मेल होती है या टॉक्सिक स्मेल होती है उसको बोलते हैं एफ्लुविया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये देखो एक केस लो है, काजी नूरन हसन हमिद हुसैन पेट्रोल पंप। इस केस लॉ में कोर्ट ने बोला कि फैक्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बहुत व्यापक मतलब है। अगर कहीं पर सिर्फ पर ये आपका ऑयलिंग का काम हो रहा है, क्लीनिंग का काम हो रहा है, जैसे गराज, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मानेंगे। जैसे गाड़ियों की सर्विस सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर वगैरह होती है, बोलते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। खाली ये नहीं कि ऑटोमोबाइल का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो, बल्कि जहाँ ऑटोमोबाइल रिपेयर हो रहा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बड़ा वाइड डेफिनेशन है, कोर्ट ने बोला है, उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, डेकोरेटिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, पंपिंग, पावर, प्रिंटिंग एट्सेट्रा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। वर्कर का डेफिनेशन भी बहुत बड़ा है, चाहे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो या इनडायरेक्टली किया हो, चाहे मेन ओनर या ऑक्यूपायर की नॉलेज के बिना हुआ हो, चाहे फॉर रेमुनरेशन हुआ हो या नॉट फॉर रेमुनरेशन हुआ हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हुआ हो या इंसिडेंटल प्रोसेस में हुआ हो, ठीक है, ये सब के सब वर्कर्स हैं। केवल आर्म्ड सोल्जर्स को हम लोग वर्कर ऑब्वियसली नहीं मानते, उन पे लेबर एक्ट अप्लाई नहीं करता। लाल मोहम्मद का केस है, बोला कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो वर्कर होते हैं कैजुअल, उनको भी वर्कर माना जाएगा। फैक्ट्री का डेफिनेशन कॉपी से हम लोग कर चुके हैं। ऑक्यूपायर कौन होता है, ऑक्यूपायर का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली मालिक। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज दी ऑक्यूपायर, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज दी ऑक्यूपायर। पर्पस क्या है कि भाई जब तक आप मेन मालिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे ना, तब तक नीचे वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज सोचो एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स बोले हम तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम एक एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी ढंग से आएगी नहीं, इसीलिए डायरेक्टर को लायबल बनाना जरूरी है। तो ऑक्यूपायर में पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, कंपनी है तो डायरेक्टर, शिप वगैरह है तो जो भी शिप या शिप डॉक का मालिक है वो ऑक्यूपायर माना जाएगा। ये फर्स्ट शेड्यूल है, ओनली फॉर रेफरेंस, जिनमें हजार्डस प्रोसेस होता है। ऑक्यूपायर, जब भी एक ऑक्यूपायर एक नया फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा तो 15 दिन के अंदर उस इलाके के चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, और जब भी उस फैक्ट्री का मैनेजर चेंज होगा तो 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर कि हर वक्त अपने फैक्ट्री में हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स मेंटेन करना है। इंस्पेक्टर्स,
स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करेगी जो जाके किसी भी फैक्ट्री को सर्च कर सकते हैं, कोई हादसे के बाद चेक कर सकते हैं, वर्कर लोग से पूछताछ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और सामान और वेस्ट को जब्त कर सकते हैं, लैब टेस्टिंग में भेज सकते हैं, उनको बोलते हैं इंस्पेक्टर्स। सर्टिफाइड सर्जन्स आर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो बेसिकली वो 14 से 18 साल वाले बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देते हैं ताकि वो फैक्ट्री में काम कर सकें, और टाइम टू टाइम वर्कर्स की हेल्थ की भी जांच करते हैं, मेडिकल सुपरविजन भी करते हैं। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन क्या करता है? मेडिकल सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री वेयर इलनेस के मतलब कुछ केसेस पाए गए हैं जहाँ वर्कर्स बीमार पड़े हैं या जहाँ पर इंजरी का चांस है, जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हों, वहाँ पे मेडिकल सुपरविजन का काम ये लोग करते हैं। ये हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके अभी आने वाला जो 2-3 पेज है बड़ा कॉमन सेंस है, बड़ा कॉमन सेंस हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड है। नंबर 1 क्लीनलीनेस, फैक्ट्री हर वक्त क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे एफ्लूविया मतलब ओडर या दुर्गंध नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। वंस इन अ वीक किसी डिसइंफेक्टेंट या डिटर्जेंट से पूरी फैक्ट्री की सफाई होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पानी निकासी होना चाहिए। हर 14 महीने में एक बार, ये देखो 14 महीने एक बार वाइट वॉश होना चाहिए। ठीक है, आपके रिपेयर्स होने चाहिए हर 5 साल में। ओके, अगर जैसे लकड़ी के ऊपर वार्निश होता है या लोहे की ग्रिल के ऊपर पेंट वार्निश होता है, वो भी हर 14 महीने में रिन्यू होना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज़ पे भी जो पेंट होता है वार्निश होता है वो हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। ये सब MCQ में आ सकता है। ठीक है, सारे जो आपके लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उनको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर सही मेंटेन होना ज़रूरी है, वेंटिलेटर्स होने चाहिए ताकि फ्रेश एयर सर्कुलेट हो सके, वर्कर्स बीमार नहीं पड़ें। ठीक है, जहाँ पे हॉट टेम्परेचर रहता है वहाँ कुछ सिस्टम होना चाहिए कूल डाउन करने का भी। डस्ट एंड फ्यूम से वर्कर लोग को बचाना है ताकि उनको कोई बीमारी ना हो जाए। स्मोकिंग किल्स, सो डज डस्ट एंड फ्यूम, उससे भी बचाना है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जहाँ पर ना एकदम मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो ये इंसान के सांस के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग जो भी हवा में सांस लेते हैं उसमें पानी होता है, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ आर्टिफिशियली आपको ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में कूलर बहुत चलते हैं क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, सूखी गर्मी होती है, वहाँ मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर आप देखोगे कूलर बड़ा फेमस है। कूलर में एकदम सिंपल है, पंखा और पानी है और वो ह्यूमिडिफाई की तरह करते जा रहा है। आजकल तो ह्यूमिडिफायर मशीन्स भी आते हैं अलग अलग से जो विंटर में लोग यूज़ करते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ में ह्यूमिडिफिकेशन का फैसिलिटी भी होना चाहिए, वर्कर्स की सांस के लिए ज़रूरी है। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, हर वर्कर को कम से कम 14.2, ये MCQ में आ सकता है यार, 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस मिलना चाहिए। लाइटिंग होनी चाहिए, नेचुरल लाइटिंग जो सनलाइट होती है, आर्टिफिशियल लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ 250 से ज़्यादा वर्कर्स है तो कूल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। कूल ड्रिंकिंग वाटर मतलब ये नहीं कि फ्रिज का पानी, इट मीन्स नॉर्मल ठंडा पानी। ठीक है, हर पीने का पानी जहाँ पे भी लोकेटेड है वो बाथरूम वगैरह से कम 6 मीटर दूर होना चाहिए। लैट्रीन्स एंड यूरिनल्स के बारे में बताया गया, उनकी साफ़ सफाई पे भी नियम है। 250 से ज़्यादा वर्कर्स है तब तो ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। हर 7 दिन में डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट से सफाई करनी चाहिए। स्पिटून, थूकने के लिए भी कोई एक जगह बनाई होनी चाहिए, थूकदान बनाया हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे फ़नी लगता है पर ये है, स्पिटून्स होने चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी, मशीनरी के पास बाउंड्री वगैरह होना चाहिए ताकि मशीन में किसी का हाथ नहीं चला जाए, कोई इंजरी नहीं हो जाए। ठीक है, कॉमन सेफ्टी की फ्लोर, स्टेयरकेस, पैसेज में लाइट होना चाहिए, मतलब सब अच्छी तरह से। कोई प्रोसेस जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है तो वहाँ आँखें मतलब ख़राब नहीं हो जाए। तुमने देखा होगा फैक्ट्री में वर्कर लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो कुछ पहन के करते हैं, ग्लास जैसा शील्ड होता है ताकि उनकी आँखों में चोट नहीं लगे। तो वो सेफ्टी के बारे में बोला है। हैज़ार्डस प्रोसेस, इसमें जो भी लिखा है हमने पूरा कॉपी से कर लिया है। वेलफेयर मेजर्स, फैक्ट्री के अंदर वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, हाथ पैर धोने की, मतलब काम हो गया तो हाथ पैर धो लो। लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग होना चाहिए वॉशिंग फैसिलिटी। कपड़े सुखाने के लिए भी कमरा होना चाहिए, बैठने के लिए सिटिंग फैसिलिटी होना चाहिए। हर 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड अप्लायंस होना ज़रूरी है। और अगर आपके यहाँ 500 वर्कर ज़्यादा है तो एम्बुलेंस भी होना चाहिए। 250 वर्कर्स के ऊपर है तो कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे थाली सिस्टम, मील सिस्टम हो। शेल्टर, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए। 150 से बेसी वर्कर्स हैं तो एक प्रॉपर लंच रूम जहाँ बैठ के वो लोग अपना खाना जो लाएँ खा सकते हैं। क्रैश होना चाहिए, अगर फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा लेडीज़ वर्कर है, विमेन वर्कर है तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पालने के लिए क्रैश का फैसिलिटी भी होना चाहिए कि वो काम करी तो बच्चा कहाँ रहेगा।
अगर फैक्ट्री में 500 ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान रखे। वर्किंग आवर्स ये कॉपी से हो गया हम लोगों का। यंग पर्सन ये भी हो गया कॉपी से। एनुअल लीव, इस पे कैलकुलेशन आ सकता है, सुन लो। वर्कर्स लोग को एक संडे या वीक में एक दिन छुट्टी मिलती है, वो हटाओ। इसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो भी मिलते हैं, वो भी हटाओ। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्स्ट्रा छुट्टी मिलनी चाहिए, और अगर वो छुट्टी नहीं तो उसका पैसा मिलना चाहिए, जिसको लीव सैलरी बोला जाता है। तो फॉर एवरी 20 वर्किंग डेज एक दिन कम से कम मिलना चाहिए लीव सैलरी वाला, पेमेंट वाला लीव, ठीक है। तो सपोज मान लो हमारे एक वर्कर राम 30 साल का है, मतलब एडल्ट है, बच्चा नहीं है, उसने 250 दिन काम किए हैं, तो 250 दिन, हर 20 दिन पे एक दिन छुट्टी, तो 250 दिन पे कितना, 250 डिवाइड बाई 20, वो सॉल्व हो क्या आएगा 12.5। इन्होंने आगे बोल रखा है कि अगर 0.5 एंड अबव है तो उसको आप अपवर्ड राउंडिंग ऑफ कर देना, 0.5 से कम है तो नीचे कर देना। तो अगर राम ने 250 दिन काम किए तो हर 20 दिन पे एक छुट्टी, यानी 250 बाई 20 12.5, यानी अपर राउंडिंग ऑफ 13, तो उसको 13 दिन की लीव मिलेगी। और अगर बच्चा है ना जो मतलब एडोलसेंट 14 से 18 वाला, उसके लिए हर 15 दिन पे, उसके लिए बल्कि और ज़्यादा छुट्टी होगी, हर 15 दिन पे एक। तो हमारे यहाँ एक बच्चा है राम 16 साल का है, ठीक है, तो एडोलसेंट है, उसको बताओ कि उसने भी 250 दिन काम किया, उसको कितनी छुट्टी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। 250 बाई 15 16.67, 17 दिन की छुट्टी उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये सब डेज भी छुट्टी, मतलब ये पेड हॉलीडे है, ये उस छुट्टी से अलग है, एक्स्ट्रा है। जैसे फैक्ट्री बंद था तो उसमें उसका तो कोई गलती नहीं है, मैटर्निटी लीव होता है लेडीज़ लोग का 26 वीक, ठीक है। तो ये सब छोड़ के एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा जो भी है। फ्रैक्शन राउंडिंग ऑफ हमेशा ऊपर की तरफ होगा, 0.5 एंड अबव ऊपर, 0.5 के नीचे तो कम। इस साल अगर छुट्टी नहीं ली तो वो इस साल का जमा हुआ छुट्टी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एडल्ट लोग का मैक्सिमम 30 दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बच्चों का 40 दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्टाफ जो छुट्टी लेना चाहता है वो 15 दिन पहले ऑक्यूपायर को बता देगा कि मुझे छुट्टी लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब पानी बिजली वाली कोई कंपनी है, तो वहाँ तो 30 दिन पहले एडवांस में बता देगा कि मैं छुट्टी लेने वाला हूँ। लीव एनकैशमेंट, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, डिस्चार्ज, डिसमिस या रिज़ाइन, तो हटने के 2 दिन के अंदर ही पैसा देना पड़ेगा। अगर उसका सुपर एनुएशन या डेथ हो रहा है तो 2 महीने के अंदर लीव सैलरी जो भी एक्यूमुलेटेड है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई वर्कर लॉन्ग छुट्टी पे जा रहा है, एडल्ट 4 दिन के लिए, बच्चा 5 दिन के लिए, तो छुट्टी वाला जो उसका पैसा है वो उसको एडवांस में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो सर पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं, पेनल्टीज़ है, ठीक है। सो दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट रिविजन। फैक्ट्रीज एक्ट का रिवीजन आधे घंटे में हुआ, पर मैंने बहुत क्रिस्प कराया, पूरे बढ़िया से कॉपी में तुम लोग को सब चीज़ दिखाया, समझाया, और यहाँ से भी किया। आधे घंटे के अंदर तुम्हारे दिमाग में पूरा एक फैक्ट्रीज एक्ट तो आ गया ना, ठीक है। थैंक यू।